बहुत गंभीर समस्या पर और उत्तर प्रदेश में जो ताज़ा हालात चल रहे हैं उन हालातों पर अपने शुभ, निष्पक्ष और पवित्र हस्ताक्षर करने के लिए लखनऊ के जीपीओ में इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम तो हक की आवाज़ उठाने वाले तमाम उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग आज अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे हक हकूक की बात को करने के लिए इकट्ठा हुए। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले कुंडा में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। पहले एक ग्राम प्रधान की हत्या हुई और उसके बाद जब वहाँ पे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी थे, घटनास्थल पर गए तो गुस्साई भीड़ ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी हत्या करने का काम किया। निश्चित तौर पे जिस प्रदेश के अंदर पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं रहते, रक्षा करने वालों पर ही प्रहार होते हैं, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था को जीरो कहा जाता है, चौपट कहा जाता है। निश्चित तौर पे ये बहुत निंदनीय बात है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। जियाउल हक साहब की मौत हुई, उनकी शहादत का पूरे भारत को दुख है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना भी इस घटना की हजारों बार मजम्मत करती है और ऐसे कृत्यों की मुखालफत करती है। लेकिन मित्रों, सवाल यह है कि जब पुलिस अपनी सीमाएं लांघती है तो कभी 4 जून 2010 को, 4 जून 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव समर्थकों पर लाठीचार्ज होता है और राजमाला मारी जाती है। जब पुलिस अपनी सीमा लांघती है तो भट्टा पारसोल में, टप्पल में किसान मारे जाते हैं, बेगुनाह आम आदमी मारा जाता है। और जब आम जनता अपनी सीमा लांघती है, आक्रोशित हो जाती है, तो उसका शिकार जाबाज पुलिस अधिकारियों को होना पड़ता है। और उन पुलिस अधिकारियों को होना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। ये पूरा मामला गुस्साई भीड़ का और सीमा लांघने वाली पुलिस के बीच का मामला है। ये कोई पहली घटना नहीं है जो कुंडा में हुई। हजारों घटनाएं इस भारतवर्ष के अंदर दंगों के रूप में हमने देखी, जब पुलिस अधिकारियों पे पथराव हुआ, जब पुलिस ने आम जनता पे गोली चलाई। हमें इस बात का दुख है कि प्रधान जी की हत्या हुई और इस बात का भी दुख है कि डीएसपी साहब को इस मामले में सर जीपीओ के बगल में जो गांधी पार्क बना हुआ है देनी पड़ी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जीपीओ के बगल में आप देखोगे गांधी पार्क बना हुआ है, गांधी जी की मूर्ति लगी है। चश्मे से देख रहे हैं, कुछ लोग इस मामले को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान दशरथ का हिंदुस्तान है मेरे मित्रों, ये हिंदुस्तान राम का हिंदुस्तान है मेरे मित्रों, ये हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हिंदुस्तान है मेरे मित्रों, ये हिंदुस्तान निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है। और जब हिंदुस्तान पे सूरज की पहली किरण सुबह के समय धरती पे पड़ती है तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गीत गुनगुनाती हुई मंदिर की पूजा की घंटी और मस्जिद की अजानों के साथ में पूरे भारत में कौमी एकजुटता का गीत गुनगुनाती है। गंगा जमुनी तहजीब को हिंदुस्तान की माटी का एक एक कोसा प्रणाम करता है, सलाम करता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्रों, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की और मजहब की राजनीति करना जानते हैं। कुछ लोगों की दुकान सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पे चलती है। मेरे भाइयों, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हो रहे थे। महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा कि मौलाना आजाद, ये मुसलमान भाई कहाँ जा रहे हैं, इन जाते हुए मुसाफिरों को रोको। तो जब महात्मा गांधी की आवाज़ पे मौलाना आजाद साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा कि मुसलमान भाइयों, तुम हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों पे चिराग जलाने वाला कौन होगा, तुम हिंदुस्तान की सीमा
अल्लाह को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदों के अजान देने वाला कौन होगा? कौन लोग हैं प्रदर्शन में? छोड़ के चले जाओगे बहुत तो तुम्हारे मुसल्लों पे जो चश्मा लगाए हुए हैं, ब्लैक चश्मा मंगल पांडे जी के बगल में, वो मुस्लिम हैं, उनके बगल वाले मुस्लिम है। ये ना है मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, ये मुस्लिम में से है। ये भी अली जैदी खड़े हुए हैं आपके पीछे की तरफ, भैया के पीछे की तरफ गोरे से खड़े हुए हैं। अच्छा, और ये हाफिज फारूक हसन छोटे से हैं, ये जो रितेश मिश्रा जी के बगल में खड़े हैं, तिलक लगाए जो खड़े हैं इनके पीछे। रहमान को मिलेगी जो इज्जत और एहतराम ये रवि द्विवेदी वाले का होगा। रवि द्विवेदी जी बगल में खड़े हैं, भैया के पीछे चश्मा लगा के। जो इज्जत और एहतराम मंदिर में घंटी और बजाने ये वाले को आपके मिलेगा। मिश्रा जी हैं, ये ज्ञानेंद्र क्या नाम है? अजान देने वाले को मिलेगा। डॉक्टर रितेश मिश्रा तिलक लगा के खड़े हैं, ये नीचे राजा भैया तुमसे लेकिन नाथूराम गोड से की गोली खाकर महात्मा गांधी विनोद यादव जी मोटे से खड़े हैं, रितेश जी के पीछे मोटे से। सोचने लगा कि गांधी ने वादा किया था। जितेंद्र शुक्ला ये आगे खड़े हैं, राजा भैया तुम संघर्ष करो हमारे साथ है। को मिलाने का काम किया था, आज तोड़ने वाली अनुराग पटेल जी तो सब इसी में सब है, बाकियों से नहीं जाता। जयसिंह गुलाटी ये हैं, ये मोटे से विनोद यादव के पीछे चश्मा लगा के खड़े हैं। कभी चारपाई पे बैठ के हम जमीन के जर्रे गिनते थे, कभी आसमान के तारों को निहारते थे, लेकिन हमारी दुआ कबूल हुई मित्रों, और ऐसी आसमान से टकराई कि इस उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सैफई में एक छोटे से किसान सूरज सिंह के घर में भगवान ने राजनीति के एक सूरज को जन्म दिया जिसका नाम मुलायम सिंह था। उसने कहा महात्मा गांधी ने और मौलाना आजाद ने जो वादा किया था उसको निभाने का काम मुलायम सिंह यादव करेगा। और मुलायम सिंह यादव ने 1992 में जब अपनी पार्टी बनाई और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल रखा तो कहा मित्रों देखो मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, जैसे एक शरीर में 2 आंख होती हैं इसी प्रकार साइकिल में 2 पहिए होते हैं। मेरी साइकिल का एक पहिया हिंदू है और दूसरा पहिया मुसलमान है। जैसे एक पहिए के बिना साइकिल नहीं चल सकती, वैसे ही मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमानों के बिना नहीं चलेगा। ये बात मुलायम सिंह यादव जी ने कही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो समाजवादी पार्टी जो खेतों खलिहानों की पार्टी हुआ करती थी, कौमी यकजहती को कायम करने का काम करती थी, वो आजम खान जैसे चोरों के हाथों में आ गई है। और आज आजम खान अपने हिसाब से रामपुर से पार्टी को चलाने का सिरंत कर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदेश में 18 दंगे हुए, उन दंगों को प्रायोजित कराने का काम किसने किया? आजम खान ने किया। जब समाजवादी पार्टी का क्रांति रथ उत्तर प्रदेश को मथने का काम कर रहा था और 20 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को बसपा के जालिम हुकूमत के खिलाफ वोट डालने के लिए आह्वान किया जा रहा था, तो जिन लोगों ने वोट देने का काम किया मित्रों, उन्होंने माता प्रसाद पांडे के नाम पे वोट किया, नीरज शेखर के नाम पे वोट किया, उन्होंने राजा भैया के नाम पे वोट किया, हसन अहमद के नाम पे वोट किया, अहमद हसन के नाम पे वोट किया, शाहिद मंजूर के नाम पे वोट किया, उन्होंने उमर अली खान और अमीर आलम के नाम पे वोट किया। आजम खान की दुकान में कितना सामान है ये तो तभी मालूम पड़ गया था जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की थी। और समाजवादी पार्टी से बगावत करने पे 2009 में वो अपने रामपुर में ही जयप्रदा को नहीं हरा पाए थे और अपने लोगों की जमानत जब्त करा दी कि पार्टी उनके हिसाब से चले। आजम खान चाहते हैं उत्तर प्रदेश उनके हिसाब से चले। आजम खान चाहते हैं कि प्रदेश को, पार्टी को और सरकार को कैप्चर कर लिया जाए, अपनी जेब में रख लिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के समाजवादी विचारधारा के करोड़ों लोग ये नाटक नहीं होने देंगे। आजम खान के कारण पहले अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर अमित चानीस को कहा गया हमारा कोई मतलब नहीं है, और अब वही काम राजा भैया के साथ हो रहा है। जब हम जबान खोलेंगे तो हमको घर के बाहर तक छोड़ के आने का काम आप लोग करेंगे, और जब आजम खान बोलेंगे तो उनकी आरती उतारने का काम करोगे। ये दोगलापन उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश जिसमें मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और प्रभु श्री राम की माला जपने वाले लोग हैं, ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ देश की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में मौजूद है, तो देश की सबसे बड़ी मुस्लिम
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में मौजूद है। इस गंगा समनी तहजीब को आप बर्बाद करना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। उत्तर प्रदेश का नौजवान और उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना बर्बाद नहीं होने देगी। गंगा और जमुना के पानी को हिंदू अगर हाथ में लेके आचमन करने का काम करता है तो मुसलमान भाइयों ने भी इसी गंगा और जमुना के पानी से वजू कर करके महबूद की इबादत करने का काम किया है। अगर कोई आजम खान हिंदू के हाथ में तलवार और मुसलमान के हाथ में खंजर देके प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को आग लगाना चाहता है तो उसका सपना उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना कदापि पूरा नहीं होने देगी। और आज हम ये चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जीपीओ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो काम कानून का है वो कानून अपना काम कर रहा है। कुंडा में जो शहादत हुई जियाउल हक साहब की, हमको बहुत अफसोस है उस बात का। प्रधान जी की हत्या हुई, हमको बहुत अफसोस है इस बात का। और टांडा में वो जो हिंदू युवा वाहिनी का नेता मरा है, हमको उसकी हत्या का भी अफसोस है। लेकिन किसी भी घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश न की जाए, धार्मिक रंग देने की कोशिश न की जाए, क्योंकि ये हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का है। और अगर ये बात न समझी गई तो फिर ये प्रदेश अरे चल रही है आज कहते हैं कि राजा भैया गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, ये हैं वो हैं। अगर राजा भैया माफिया थे, गुंडे थे, तो सवाल करता है उत्तर प्रदेश का नौजवान कि 2012 के चुनाव में अबू आसिम आजमी और राजा भैया को एक ही हेलीकॉप्टर में बिठाकर पार्टी ने 200 जनसभाओं का स्टार प्रचारक किस लिए बनाया था? राजा भैया जब अबू आसिम आजमी साहब के साथ घूमते हैं तो अपराधी नहीं होते। राजा भैया जब पिथौर में शाहिद मंजूर के लिए वोट मांगने जाते हैं, हसनपुर में कमाल अख्तर के लिए वोट मांगने जाते हैं, सहारनपुर की बेहट में अहमद बुखारी, इमाम बुखारी साहब के दामाद उमर अली खान के लिए वोट मांगने जाते हैं, तब सांप्रदायिक नहीं होते। लेकिन जब आजम खान साहब अपने समर्थकों से कहीं 2-4 जगह उनके पुतले फुकवा देते हैं तो फिर राजा भैया सांप्रदायिक हो जाते हैं, तब राजा भैया क्रिमिनल हो जाते हैं, राजा भैया गुंडे हो जाते हैं। मुरादाबाद में पुलिस के एक आला अधिकारी जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, फिर नाम से संप्रदाय की बू आएगी, उसको उन्मादी भीड़ ने अधमरा करने का काम किया। डीआईजी साहब का सिर फोड़ दिया गया और मरा हुआ समझ के भीड़ वापस लौट गई। हमने डीआईजी साहब की वकालत की, हमने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी पे इस तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए। तो कहा कि अमित जानी तुम मुसलमान विरोधी हो, तुम डीआईजी की वकालत कर रहे हो। हमने उस घटना से सबक लिया और इस बार पुलिस अधिकारी की वकालत नहीं की, तो इस बार भी कह दिया कि अमित जानी तुम मुसलमान विरोधी। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप हमको कौन कौन से चश्मे से देखने का काम करोगे? अरे उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के संगठन में लाखों हिंदू हैं, लाखों मुसलमान हैं। आज के इस धरने में भी हमारे साथ में काफ़ी मुसलमान खड़े हैं, क्योंकि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हक और इंसाफ की है। कितने मंत्री ऐसे हैं, कितने राजा ऐसे हैं, कितने नेता ऐसे हैं जिनका नाम FIR में नामजद है, लेकिन बेशर्मी से पद पर जमे बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ना सचिवालय, ना लाल बत्ती, ना एम्बेसडर गाड़ी, कई नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ, लेना नहीं चाहता। 2-4 नाम तो आप भी जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मायावती, और सेंटर में कितने लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ CBI ने नामजद FIR दर्ज कर रखी थी, लेकिन उनको गिरफ्तार करो ये किसी ने नहीं कहा। और माफ करना, राजा भैया ने तो नैतिकता के आधार पे अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है, उन बेशर्मों ने तो अपनी सरकार में अपने पदों से भी इस्तीफा देने का और अगर राजा भैया ने कहा कि ठीक है आप जांच कराइए, किसी भी संस्था से कराइए, तो फिर दिक्कत क्या है? एक व्यक्ति जिसका नाम आया है हत्याकांड में, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उस व्यक्ति ने
सर्वोच्च संस्था से जांच के लिए हामी भरती है, उसके बाद ये रोजाना जो नाटक हो रहा है, आज हम समर्थक चूंकि इस मामले को तूल देना चाहते हैं, सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर राजा भैया को अकेला समझा गया, अगर राजा भैया को इस हत्याकांड में बलि का बकरा बनाने की कोशिश हुई तो बता दें राजनीतिक दलों को, बता दें सरकार में बैठे हुक्मरानों को, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की होगी, हमारी नहीं। अमित जानी राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 आजम खान बोले कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आजम खान बोले कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आजम खान बोले मैं इस मुंह से प्रदेश की सरकार में शामिल रहूंगा। एक अधिकारी के साथ ऐसा सलूक, हमने कहा आजम भैया तुमको कब से अधिकारियों के साथ में सद्भावना बरतने की तमीज आ गई? तुम ही थे जिन्होंने ट्रेन में टीटी को थप्पड़ मारा था और फिर अपनी गुंडाई पे इतरा भी रहे थे। आज जियाउल साहब की हत्या हो गई है तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम ही थे आजम खान साहब जिन्होंने अस्पताल में जाके रामपुर में डॉक्टर के कंधे पे लात मारी थी। उसकी पत्नी रोती रही, तुम्हारे पैर पकड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तुमने कहा कि जो अधिकारी दुर्व्यवहार करेगा उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा। ये मीडिया के साथ ही खड़े हैं, हर बात को बहुत गौर से पैनी निगाह से देखते हैं, जर्रे जर्रे पे कोने कोने पे इनकी निगाह रहती है। अभी जानते होंगे कुछ दिनों पहले आजम खान साहब ने कहा था कि अधिकारी बात ना माने तो ऑफिसों में लाठी और डंडे लेके जाओ, याद है?